एवरीवन, वेलकम टू आर्कियोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची क्या क्या है वो हम लोग आज जानेंगे। तो इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो तो भी आपको मेरी बातें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिना किसी डर के वीडियो पर बने रहें। नाउ अभी हम लोग 5 मिनट का एक क्विक रिवीजन लेंगे। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने जाना था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दिस इज़ बेसिकली अ बुक, जिसे कि मतलब हमारे कंट्री का लॉ जो है वो इसी बुक के अकॉर्डिंग चलता है। फाइन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि पहला जो पेज होगा वो प्रियम्बल होगा। उसके बाद हमने देखा कि पार्ट्स है, पार्ट्स में क्या है उसके अंदर हमने देखा कि आर्टिकल्स थे और उसके बाद फिर हमारा पार्ट होता चला जाएगा। ओके, 1 2 3 फिर आर्टिकल्स भी होते चले जाएंगे। फाइन। फिर लास्ट पार्ट कितना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 22 तक है। ओके, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें जानना है कि हमारा शेड्यूल क्या है। ओके, मतलब कि पहला तो हमारा प्रियम्बल होता है, फिर पार्ट्स होते हैं, फिर पार्ट्स 22 हो जाएगा, फिर शेड्यूल का अलग से यहाँ पर है। ओके, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अगर आप डिवाइड कर पाओगे तो ये एक प्रियम्बल हो जाएगा एंड देन पार्ट के अंदर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे एंड देन फिर शेड्यूल। ओके, तो चलो अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि शेड्यूल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फाइन। नाउ सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि टोटल जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम में हमारा टोटल शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल थे। जैसे कि देखो शेड्यूल एस से स्टार्ट होता है ना, एस से। फाइन। तो फिर आप एस को आप ऐसा कर दोगे तो 8, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर याद रखने में। तो स्टार्टिंग में जब भी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तभी हमारे पास में टोटल 8 शेड्यूल्स थे। फिर बाद में जाकर के अमेंडमेंट के बाद होते होते +4 और हमारे शेड्यूल्स बन गए। तो अभी एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा शेड्यूल्स क्या बोलता है। फर्स्ट शेड्यूल है हमारा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में। मतलब कि अभी एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, मीन्स 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो जितने भी 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है उनका मेंशन कहाँ पर है, हमारे 8 शेड्यूल में उनका नाम मेंशन किया गया है। अब हमारा सेकेंड शेड्यूल बोलता है कि सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। मतलब कि बेसिकली सेकेंड शेड्यूल आपको बताएगा सैलरी के बारे में। जो भी हमारे हायर पोस्ट है, हायर पोस्ट के मतलब कि आपको जैसा कि प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इन सभी की सैलरी के बारे में बताया गया कि इनकी सैलरी क्या होगी। तो उसमें भी क्या है, पार्ट ए 28 शेड्यूल का पार्ट ए में हमारे जो टॉप मोस्ट होते हैं ना, प्रेसिडेंट और गवर्नर। यूनियन में क्या, सेंटर पे कौन है हमारे हेड, प्रेसिडेंट, और फिर स्टेट में कौन होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। तो पार्ट ए में क्या है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के सैलरी के बारे में बात किया हुआ है। फिर पार्ट बी ओमिटेड है, मतलब पार्ट बी अभी उसको डिलीट कर दिया गया है। पार्ट 3 बताता है हमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स, इनके जो ये सारे लोग हैं इनकी सैलरी के बारे में पार्ट सी में बात किया हुआ है। पार्ट डी बताता है हमें कि सैलरी ऑफ किनका, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एंड पार्ट ई बताता है क्या सैलरी के बारे में, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के सैलरी के बारे में। ओके, तो शेड्यूल 2 से आपको बस इतनी बातें याद रखनी है कि शेड्यूल 2 हमारा क्या बात करता है, सैलरी के बारे में बात करता है। फाइन। नाउ थर्ड शेड्यूल बोलता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, मिनिस्टर्स एंड जजेज। मतलब कि बेसिकली क्या है, हमारा थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ के बारे में। मतलब जो शपथ है, जो हमारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स और मिनिस्टर और जजेज का जो शपथ लिया जाता है वो क्या शपथ होगा, तो वो हमारे थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। नाउ फोर्थ शेड्यूल बताता है हमें
अलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स होंगे हर एक स्टेट से, वो कौन से शेड्यूल में बताया गया है, शेड्यूल 4 में। आपको जैसे बातें तो ये तो क्लियर होगी ना कि ये पार्लियामेंट है फॉर एग्जांपल, तो इसमें 2 हाउस है। पार्लियामेंट में किन 3 चीज़ से बनता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। ओके, तो अब यहाँ पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा होता क्या है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं। ओके, तो राज्यसभा में जो सीट्स होगी हर एक स्टेट के अपने अपने सीट अलोकेट किया जाता है, तो कौन से स्टेट में कितने सीट्स दिए गए हैं राज्यसभा को, वो हमें बताता है 4th शेड्यूल। ओके, नाउ हमारा 5th शेड्यूल बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब कि SC ST का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मतलब प्रशासन होगा, और उसका मतलब उसके कंट्रोल के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, 5th शेड्यूल, सॉरी कौन सा शेड्यूल बताता है, तो 5th शेड्यूल बताता है। मतलब 5th शेड्यूल किसके लिए है, SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, नाउ 6th शेड्यूल हमें बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न क्या हमारा इंडिया है ना, तो नॉर्थ ईस्ट आपको पता होगा कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं और वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। तो 6th शेड्यूल में बता रहा है किन के बारे में, किन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है, ट्राइबल एरियाज के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन कौन से कहाँ के, मतलब पूरे कंट्री के ट्राइबल एरिया के बारे में नहीं, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया के बारे में। अब नॉर्थ ईस्ट में भी कौन से ऐसे 4 राज्य हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ओके, मतलब कि 5th शेड्यूल आपको बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन किसके बारे में, SC ST के बारे में, SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और 6th शेड्यूल बात करता है ये किसके बारे में, नॉर्थ ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, नॉर्थ ईस्ट में जो भी ट्राइबल एरिया है, कौन कौन राज्य में, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय में। ओके, तो 5 और 6 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पहले के 1 से लेकर 1 2 3 4 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, फिर 5 6 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ओके, नाउ 7 8 हम लोग एक साथ देख लेते हैं। 7 क्या है हमारा, 7 बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो हमारा यूनियन है और स्टेट है हमारा। ओके, तो उसमें हमें पता है ना कि मतलब कुछ पावर्स हैं जो कि यूनियन के पास में है, कुछ पावर्स है जो कि स्टेट्स के पास में है, और कुछ ऐसे पावर्स है जो कि दोनों के पास में, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट पर बस और बस यूनियन ही काम कर सकती है, और कुछ सब्जेक्ट पर राज्य बस काम कर सकता है, और कुछ सब्जेक्ट पर यूनियन और स्टेट दोनों का पावर होता है। ओके, तो यही जो पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो कौन से शेड्यूल में बात किया गया है उसके बारे में, 7th शेड्यूल के बारे में। मतलब इसको हम लोग एक वर्ड में अगर बोला जाए तो फेडरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, 1 वर्ड में अगर बोला जाए तो 7th शेड्यूल इज अबाउट फेडरेशन। ओके, फेडरेशन मीन्स क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फाइन, नाउ अब हम लोग देखते हैं 8th शेड्यूल के बारे में। 8th शेड्यूल बताता है डिस्क्रिप्शन ऑफ 22 लैंग्वेजेज, मतलब कि हमारा 22 लैंग्वेजेस, 22 जो भाषा है उसके बारे में 8th शेड्यूल में हमने मेंशन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। यहाँ से आपको क्या एग्जाम में क्वेश्चन क्या कैसे पूछ लिए जाते हैं कि टोटल अभी एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेजेस का जिक्र किया हुआ है, तो 22 लैंग्वेजेस का जिक्र है। ओके, लेकिन अब एक बात बताओ, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में कितने लैंग्वेजेस का जिक्र था, 14। उस टाइम टोटल 14 लैंग्वेजेस थे। ओके, जो कि हमारे 8th शेड्यूल में एडेड थे। बाकी के जो 8 शेड्यूल हैं वो 8 शेड्यूल हम अमेंडमेंट के तहत लेकर आए हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। मतलब यहाँ जो था हमारा 1 to 8 जो शेड्यूल है वो तो हमारा क्या हमने देख लिया था पहले कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा था उस टाइम में था। अब जो आगे की 4 शेड्यूल है वो हम अमेंडमेंट के तहत लेकर आए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन है आगे के शेड्यूल्स। नाउ 9th शेड्यूल जो है वो बताता है हमारा
वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। मतलब कि जो हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था ना, पहला जो संशोधन हुआ था, उसी में हमने क्या ऐड कर लिया, सबसे पहले 9th शेड्यूल ऐड कर लिया। ओके, और फर्स्ट मतलब 9th शेड्यूल में ऐसा क्या बात लिखा हुआ है, मतलब अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा का जो है उसका अबॉलिश करने की बात की गई है। मतलब कि हम लोग जमींदारी सिस्टम अब नहीं इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, जमींदारी सिस्टम कहीं पर फॉलो नहीं होगी, इसके त्याग के बारे में 9th शेड्यूल में बात हुआ है। और किसी सर्टेन मतलब कुछ ऐसे एक्ट्स है और लॉज है, रेगुलेशंस है, जिनके वैलिडेशन के बारे में बात किया गया है 9th शेड्यूल में। फाइन, तो यहाँ से क्या बातें क्लियर हुई, 9th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत। और 9th शेड्यूल में क्या है, तो 9th शेड्यूल में है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ओके, और क्या, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे एक्ट और रेगुलेशन का भी वैलिडेशन किया गया था। अब देखते हैं हम लोग 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था, आगे के जो हम लोग चार शेड्यूल्स देखने वाले हैं ना, तो ये चारों शेड्यूल क्या है, हमारे अमेंडमेंट के तहत ही आएंगे। फाइन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम तो नहीं ही था। तो पहला हमने देखा 9th शेड्यूल, वो है फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत। तो अब 10th शेड्यूल जो का वो 52 अमेंडमेंट जब भी हुआ था, तब हमने 10th शेड्यूल को ऐड किया था। तो 10th शेड्यूल क्या बोलता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आप एंटी डिफेक्शन लॉ अच्छे से समझ लो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान कर चलो कि यहाँ पर 3 पार्टीज A, B एंड C, ठीक है, मतलब कि पार्लियामेंट में। फाइन, अगर हम MP की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, MP या फिर MLA, दोनों में से किसी की भी बात कर लो, MP की बात कर लो या MLA। MP का है तो आपको यूनियन में होता है, मतलब कि पूरे कंट्री में अगर आप देख रहे हो तो MP की बात करोगे, और अगर स्टेट में देख रहे हो तो MLA की बात करोगे। फाइन, तो अगर मानकर चलो कि 3 पार्टीज है, फाइन, A, B एंड C, तो अगर फर्स्ट पार्टी में कुछ मतलब कि 100 सीट्स इन्होंने जीता है, फाइन, इन्होंने 50 सीट जीता है, फिर इन्होंने कुछ सीट जीते हैं, ठीक है। फिर बाद में जीतने के बाद क्या हो गया, अभी आपकी पार्टी बन गई, ठीक है, ए अगर जीत जाता है, इनकी पार्टी बन जाती है, ए की पार्टी बन जाती है। पार्टी बनने के बाद कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम होने के बाद क्या 50 यहाँ के ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे MPs हैं, जिन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब तो मेरे को ए के साथ नहीं रहना, अब मैं जा रहा हूँ, मतलब बी के साथ में जाना है। फाइन, तो अब ये लोग क्या करते हैं कि अपना टीम बदल लेते हैं। तो ये पहले होता था, फाइन, टीम बदल लेते, तो इससे क्या मतलब मेन प्रॉब्लम क्या हो जाती थी कि सरकार गिर जाती थी। अब क्या हो गया ना कि आपको ये नहीं करना, इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, कि आप नहीं, अपना दल नहीं बदल सकते, आप अपनी टीम को, अपनी पार्टी को आप नहीं छोड़कर जा सकते। एक बार अगर आपका वोटिंग हो गया है, आप अगर MP बन गए हो जिस पार्टी से, आपको उसी पार्टी में MP रहना है। फाइन, उसके बाद आप दल नहीं बदल सकते, उसका प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अगर यहाँ से छोड़कर के आप वहाँ जा रहे हो तो इनकी ज़्यादा सीट्स हो जाएंगे। ओके, तो यही आपको बोलता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, मतलब कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। फाइन, नाउ अब हम लोग देखते हैं 11th शेड्यूल क्या बोलता है। 11th शेड्यूल बोलता है पंचायती राज के बारे में। फाइन, मतलब कि, और ये कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था, तो 73rd अमेंडमेंट। यहाँ से देखो बहुत सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट के तहत आया है, तो फिर 73rd अमेंडमेंट के तहत आया है। और कौन सा मीन्स 11th शेड्यूल में किस चीज़ के बारे में बात की गई, तो पंचायती राज के बारे में बात की गई है। और ये कौन से ईयर में आया था, तो 1992 में आया था। फाइन, नाउ 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल बताता है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। और ये कौन से शेड्यूल अमेंडमेंट के तहत आया था, तो 74th अमेंडमेंट। देखो ये 11th और 12th ना एक ही साथ आया था, तो 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, 1992 एंड 1993। ओके, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी, मतलब आपको 11 और 12 एक साथ याद रखना है। फाइन, तो यहाँ होता है हमारा शेड्यूल कंप्लीट। तो यहाँ से हम लोग शेड्यूल के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले पूछेगा अभी एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल है। जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने शेड्यूल थे, तो 8 शेड्यूल थे। फाइन, अब हमारे को पूछ सकता है कि 9th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट, 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एंड 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट। ओके, चलो अब यहाँ से तो आपको सारी बातें क्लियर है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं एक ट्रिक जो कि बहुत सिंपल है, जिससे कि आपको शेड्यूल रट्टा मारने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा ट्रिक बोलता है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ये हमारा हर एक लेटर क्या है, हमारा हर एक लेटर एक एक ट्रिक बताता है। टी से हमारा क्या हो गया,
टी से हो गया हमारा टेरिटरीज। तो फर्स्ट जो हमारा शेड्यूल है वो बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। ई हमें बताता है इमोल्यूमेंट्स के बारे में। सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स था हमारा सेकेंड शेड्यूल। थर्ड है हमारा ए से क्या हो गया अफर्मेशन, मतलब कि ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में थर्ड शेड्यूल बताता है। फोर्थ शेड्यूल क्या है हमारा, फोर्थ क्या है आर से क्या हो गया राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा में कितने सीट्स होंगे वो क्या बात करता है फोर्थ शेड्यूल। और फिफ्थ है हमारा एस फॉर क्या हो गया शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल बात करता है। ओके, नाउ ओ से हो गया हमारा अदर शेड्यूल एरिया। अदर शेड्यूल एरिया किसके बारे में, नॉर्थ ईस्ट का जो अदर शेड्यूल एरिया है उसके बारे में हमारा सिक्स शेड्यूल बात करता है। फाइन, नाउ एफ से हो गया हमारा फेडरेशन, मतलब हमने पढ़ा था कि फेडरेशन स्ट्रक्चर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो हमारा मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, फेडरेशन भी बोल सकते हैं। स्टेट एंड यूनियन के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, एफ से फेडरेशन। नाउ यहाँ पर फिर ओ है, ओ से क्या हो जाएगा हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेज। फाइन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेज क्या क्या है वो ओ से हो गया। फाइन, नाउ एल से हो जाएगा हमारा लैंड रिफॉर्म। एल से क्या हो गया हमारा लैंड रिफॉर्म, जिसको कि हम लोग जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन किस में है, 9th शेड्यूल में। तो एल से हमारा हो गया लैंड रिफॉर्म। अब आता है हमारा डी से क्या हो जाएगा हमारा डिफेक्शन। तो हमने पढ़ा था 10th शेड्यूल में क्या था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो डी से क्या हो गया डिफेक्शन। और पी से हमारा हो गया पंचायती राज एंड एम से हो गया हमारा म्युनिसिपैलिटीज। फाइन, तो हमारा ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ ये जो हमारा 12 लेटर है, 12 लेटर से हमारे टोटल 12 शेड्यूल हमको एक बार में याद हो जाएंगे। ओके, सो होप यू गाइज लाइक द वीडियो, आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।